हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आपकी नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और जो है हम एक अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने अपने चैनल पे एक पोल पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। सो इफ़ यू हैव अ टाइम सो प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक जो है जाकर वहाँ पर दे दीजिए। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और चाहे तो आप पोल को वोट भी कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प मी टू नो कि वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यूज़फुल लगते हैं या नहीं लगते हैं, या फिर मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ गो एंड वोट ऑन द पोल। सो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ प्री टर्म इन्फेंट ऑन द मदर स्किन इज कॉम्पोनेंट ऑफ। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हम किसको करा रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारा प्री टर्म इन्फेंट है, यहाँ पे हमारा टर्म इन्फेंट नहीं है। प्री टर्म हम इन्फेंट किसको बोलते हैं, लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से जिसका बर्थ होता है उस बेबी को, उस इन्फेंट को हम प्री टर्म इन्फेंट कहते हैं। तो प्री टर्म इन्फेंट जो होते हैं इनमें रिस्क होता है हाइपोथर्मिया का। जो प्री टर्म इन्फेंट होता है उसके अंदर रिस्क होता है हाइपोथर्मिया का। प्री टर्म इन्फेंट की जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी होती है वो हाइपोथर्मिया की वजह से होता है, बिकॉज इनके जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी है, जो हाइपोथैलेमस है, वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। और जो बच्चा है वो कभी भी हाइपोथर्मिया में जा सकता है और हाइपोथर्मिया में जाने की वजह से उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। तो प्री टर्म इन्फेंट में हमारा जो हमारा प्राइमरी गोल होता है, जो हमारा प्राइमरी गोल होता है वो यही होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। हमारा जो प्राइमरी गोल है ये यही है कि जो इन्फेंट है उसको हमें प्रिवेंट करना है हाइपोथर्मिया से। द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ प्री टर्म इन्फेंट ऑन मदर स्किन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। तो हमें क्या है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी गोल है कि हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करें। तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, प्रीटर्म केयर। ठीक है, प्रीटर्म केयर के अंदर आ सकता है, बट यहाँ पर कोई भी एक टर्म जो है उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। कोई भी एक टर्म है उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हमें वहाँ पे एक जो स्पेसिफिक टर्म है उसको ही यूज़ करना है। आईसीडीएस स्कीम ये नहीं, ये कम्युनिटी से रिलेटेड है। चाइल्ड वेलफेयर एंड हेल्थ केयर ये भी नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज कंगारू मदर केयर। जो कंगारू मदर केयर होती है, द करेक्ट आंसर इज सी। जो कंगारू मदर केयर होती है उसमें हम कंगारू मदर केयर के अंदर हम बच्चों को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं मदर की चेस्ट के ऊपर रख के, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो है बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है और टेम्परेचर का एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है कंगारू मदर केयर। Next question is, fat soluble vitamin known as anti steroid vitamin is known as।
एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है जिसको हम एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन भी कहते हैं, उसको हम वो कौन सा वाइटामिन है? द क्वेश्चन इज कि एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है जिसको एंटी स्टेरिलिटी भी कहते हैं, तो वो कौन सा वाइटामिन है? एंटी स्टेरिलिटी मीन्स वो वाइटामिन जो कि स्टेरिलिटी यानी कि अगर मेल है तो वहाँ पे स्पर्म काउंट को कम कर रहा है और फीमेल है तो वहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो रिप्रोडक्शन को इन्हेंस करता है? तुम्हारा फर्स्ट क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए इज, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है मोस्टली आई के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ गुड फॉर आईज। फिर हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल जो है यहाँ पर ये जो है बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हेल्प होती है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। विटामिन डी यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया? फैट सॉल्युबल। सो आर करेक्ट आंसर इज विटामिन ई। द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो विटामिन ई जो है इसको हम रिप्रोडक्टिव वाइटामिन्स भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव वाइटामिन्स भी कहते हैं। ये जो है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है जिसकी वजह से इसको एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। वाटर हैमर पल्स। Water hammer pulse is also describing as bounding forceful pulse is commonly seen in. Water hammer pulse, इसको और हम क्या कहते हैं? बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा अयोटिक रीगर्जिटेशन। अयोटिक रीगर्जिटेशन एक कंडीशन होती है जिसमें अयोटा जो है वो कम्प्लीटली ओपन ना होने की वजह से ब्लड जो है बैकफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल सुनाई देती है हमें, जिसको हम कहते हैं वाटर हैमर पल्स या फिर बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर? विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर? तो इंट्राओक्यूलर जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होगी? मायोपिया, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। जब भी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, जब भी आईओपी बढ़ता है तो वहाँ पर एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। प्रिवलेंस रेट इंक्लूड। प्रिवलेंस रेट ये जो एक क्वेश्चन है ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है। कम्युनिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि प्रिवलेंस रेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रिवलेंस रेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो यहाँ पर इंक्लूड होता है न्यू और ओल्ड केसेस दोनों जो हैं वो प्रिवलेंस रेट में इंक्लूड होते हैं। न्यू केस नहीं, क्योंकि ओल्ड केस भी होते हैं, ये भी इंक्लूड नहीं होते हैं। ओल्ड एंड न्यू केसेस दोनों जो हैं वो प्रिवलेंस रेट में इंक्लूड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस? जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले जो हमारे जो
कीवर्ड्स हैं उनको हमें देखना होता है कि हम नॉट है, एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है, इन सब में क्या है हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। एक्सपेक्ट है क्वेश्चन में या एक्सेप्ट है क्वेश्चन में, नॉट, देन, ये सारे इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स को देखना है कि क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नियोनेटल टिटनेस। तो पहले हम नियोनेटल टिटनेस को देख लेते हैं कि नियोनेटल टिटनेस क्या होता है। नियोनेटल टिटनेस जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है ये होती है। और ये जो है किसी भी ह्यूमन के अंदर हो सकता है, बट अगर ये किसी नियोनेट के अंदर हो रहा है, अगर ये डिजीज़ जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई का इन्फेक्शन किसी नियोनेट के अंदर हो रहा है तो फिर हम उसको कहते हैं नियोनेटल टिटनेस। इसको हम अलग टर्म में 8th डे डिजीज़ भी बोलते हैं, बिकॉज ये बर्थ के 8th डे में हो जाता है बच्चे को, तो इसको हम 8th डे डिजीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन, हाइपोटोनिया, इरिटेबिलिटी, फेशियल ग्राइमेसिंग, डिफिकल्टी इन फीडिंग। तो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो इसमें नहीं होगी। तो देखो टिटनेस है, तो टिटनेस में हमने देखा है कि मसल्स स्पाज्म होते हैं, तो मसल स्पाज्म होगा तो ईसोफेगस वगैरह की भी मसल्स जो स्पाज्म होगी। और यहाँ पर क्या है, डिफिकल्टी इन फीडिंग तो होगा। मसल स्पाज्म की वजह से फेशियल एक्सप्रेशंस आएंगे तो फेशियल ग्राइमेसिंग भी होगी। और इन्हीं सब की वजह से पेशेंट जो है वो इरिटेबल भी होगा क्योंकि उसको इन्फेक्शन है तो इरिटेबिलिटी भी होगी। बट यहाँ पर नहीं होगा तो हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया की जगह यहाँ पर होगा हाइपरटोनिया। यहाँ पर मसल टोन बढ़ जाएगी, हाइपरटोनिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस। तो हाइपोटोनिया नहीं होगा, हाइपरटोनिया होगा। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, हाइपरटोनिया होगा ना कि हाइपोटोनिया। थोड़ा यहाँ पे हम नियोनेटल टिटनेस को डिस्कस कर लेते हैं। नियोनेटल टिटनेस जिसको 8th डे डिजीज़ भी कहते हैं, जिसको हम 8th डे डिजीज़ भी कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज अ बैक्टीरिया। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चों को देना है टीटी, टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस टीटी वैक्सीन। टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे प्लस टीटी वैक्सीन देंगे। जो टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हम जो है ये बेबी को देंगे। और टीटी जैसे आपने कभी देखा हो प्रेगनेंसी में भी हम टीटी की वैक्सीन देते हैं क्योंकि ये मदर और चाइल्ड दोनों को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। टीटी की वैक्सीन जब हम प्रेगनेंसी में देते हैं तो मदर और चाइल्ड दोनों को ये प्रोटेक्ट करता है। नियोनेटल टिटनेस से अगर हम प्रिवेंशन चाहते हैं, नियोनेटल टिटनेस से अगर हम प्रिवेंशन चाहते हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 5C। 5C हम यूज़ करते हैं अगर हमें नियोनेटल टिटनेस से प्रिवेंशन चाहिए। 5C के अंदर क्या आता है, क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड, क्लीन ब्लेड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन क्लोथ। मतलब क्या है इसका मतलब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। जब भी हम कॉर्ड कट करते हैं,
जब भी हम कॉर्ड कट करते हैं तो कॉर्ड हमेशा क्लीन और स्टाइल प्रोसेस से कट करना चाहिए। जो भी हम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, फिर जो भी हम सीज़र यूज़ कर रहे हैं कट करने के लिए कॉर्ड, वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन दैट मीन्स कि कम्प्लीटली स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल प्रोसेस होना चाहिए। और जिस सरफेस पे हम डिलीवरी कर रहे हैं मदर की, या फिर जिस सरफेस पे हम उसके बाद डिलीवरी के बाद बेबी को हम जिस सरफेस पे लेंगे, जिस सरफेस पे लेटाएंगे, जैसे डिलीवरी के बाद काफ़ी प्रोसेस होती है, वेट मेजर करेंगे, हेड सरकमफ्रेंस मेज़र करेंगे, चेस्ट सरकमफ्रेंस मेज़र करेंगे, बच्चे का जो नोज़ और माउथ सेक्शन करेंगे। तो उस टाइम पे क्या है, जो सरफेस हम यूज़ करें वो सरफेस भी क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद हम बेबी को रैप करेंगे किसी क्लॉथ में, तो जो क्लॉथ हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लॉथ भी क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम 5C का यूज़ करते हैं, जिसमें आता है हमारा क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड, क्लीन ब्लेड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन क्लॉथ। तो ये 5C अगर हम प्रिवेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम 100% जो है ऑलमोस्ट जो है न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। So what is the question? Which of the following is not a manifestation of neonatal tetanus? So our keyword is not। यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन है हाइपोटोनिया, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाइपरटोनिया। So correct option is first। The constant presence of disease within a geographical area is termed as। The constant presence of disease within a geographical area। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिजीज़ जो है वो कांस्टेंट प्रेजेंट है, मतलब लगातार प्रेजेंट है, और विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। पेंडेमिक इज वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे तक क्या है? विद इन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? आउट फ्रॉम अ जियोग्राफिकल एरिया बट नॉट वर्ल्ड वाइड। और आइसोलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम सेपरेट कर देते हैं। तो क्या है? पेंडेमिक क्या है? वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में फैला हुआ होना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं पेंडेमिक। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड। फिर क्या? एपिडेमिक। विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया। सॉरी, एंडेमिक का मतलब क्या होता है? आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। एपिडेमिक का मतलब होता है आउट फ्रॉम अ जियोग्राफिकल एरिया बट नॉट वर्ल्ड वाइड। आउट फ्रॉम अ जियो। और एंडेमिक का मतलब होता है विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो क्या रहेगा? पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैला हुआ होना चाहिए। और एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? आउट फ्रॉम अ जियोग्राफिकल एरिया बट नॉट वर्ल्ड वाइड।
एक जियोग्राफिकल एरिया से तो बाहर है लेकिन वर्ल्ड वाइड नहीं है। एक जियोग्राफिकल एरिया से तो डिजीज बाहर फैली हुई है लेकिन पूरी दुनिया में नहीं फैली, उसको हम कहते हैं एंडेमिक। मतलब कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, इससे डिजीज बाहर फैली है लेकिन पूरी दुनिया में नहीं फैली है, तो इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक इज आउट फ्रॉम अ जियोग्राफिकल एरिया बट नॉट वर्ल्ड वाइड। और एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक मतलब अंदर, विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एंडेमिक, एंडेमिक इज विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और हमारा क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो हमारा यहाँ पे जो थर्ड आंसर है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है, दैट इज एंडेमिक। एंडेमिक क्या है? किसी एक एरिया के अंदर ही फैले रहना। एपिडेमिक क्या है? उस एरिया से बाहर चले जाना लेकिन वर्ल्ड वाइड नहीं होना। और वही डिजीज अगर वर्ल्ड वाइड हो गई तो उसको कहते हैं हम पेंडेमिक। आइसोलेशन का मतलब तो सिंपल होता है कि अपने आप को या फिर किसी एक बीमारी, एक इंसान है जिसको कोई बीमारी हुई है, उसको हम आइसोलेट करते हैं, एक कमरे में आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो किसी और को भी ना फैले। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एंडेमिक का मतलब क्या होता है? विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? आउट फ्रॉम अ जियोग्राफिकल एरिया। और पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड। The question is, the care provided by the skilled healthcare professional during pregnancy is called as. The care provided by a skilled healthcare during pregnancy is called. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे टर्म यूज़ किया है, यहाँ मतलब कि कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट मीन्स कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। इंटरनेटल क्या होता है? ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर जो है वो इंट्रानेटल होता है। पोस्ट नेटल होता है आफ्टर लेबर। पोस्ट नेटल होता है आफ्टर लेबर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जैसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब किसी भी एक चीज़ को लेके स्पेशलाइज्ड, एक कंप्लीट हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट। तो यहाँ पर क्या है? एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर इज़ अ केयर ड्यूरिंग कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि डिलीवरी से पहले, क्योंकि डिलीवरी जब हो रही है उसको हम इंट्रानेटल केयर में काउंट करते हैं, और डिलीवरी हो चुकी है, फीटस डिलीवर हो गया है, तो उसको हम काउंट करते हैं पोस्ट डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल केयर। तो जो प्री डिलीवरी कंडीशन है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन जो मदर है ये ऑनगोइंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में है, 9th मंथ का जो ऑनगोइंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है, वहाँ पर बहुत सारे केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज़ और प्रॉब्लम, जैसे इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन, नोज़िया, वॉमिटिंग, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, हमें एंटीनेटल विजिट्स करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एंटीनेटल विजिट। द केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर, इसमें कोई भी हो सकता है, एक नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, जो गायनी का डॉक्टर है वो भी हो सकता है।
So the care provided by skilled health care professional during pregnancy is called antenatal care. हाइड्रोसील मीन्स क्या होता है? What does the mean of hydrocele? Fluid accumulation in scrotum, fluid accumulation in brain, fluid accumulation in abdomen, fluid accumulation in lungs. तो पहले हम देखते हैं फ्लूइड accumulation in lungs को हम क्या कहते हैं? प्लूरल effusion. फ्लूइड accumulation को हम कहते हैं लंग्स में अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्लूरल effusion. एब्डोमेन में जैसे अगर पेरिटोनियल कैविटी इज ऑल्सो कम्स इन एब्डोमिनल कैविटी, अगर वहाँ हो रहा है तो जैसे अगर हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी में तो वहाँ पे हम कह देंगे उस कंडीशन को असाइटिस. फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, अगर जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस. फ्लूइड मीन्स अगर यहाँ पे फ्लूइड का मतलब हो जाएगा हमारा CSF. तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन स्क्रॉटम, अगर स्क्रॉटम में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसील. द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर कि उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील. फ्लूइड एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है स्क्रॉटम में तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील. तो मैं आपको एक बार फिर बोलती हूँ, इफ़ यू लाइक द वीडियो और आपको थोड़ा भी जो वीडियोस जो हैं अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस जो हैं आपको इफेक्टिव लग रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. और मैंने चैनल पे एक पोल किया है जिस पोल में आप जाके वोट करिए और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे क्या है मुझे और हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने हैं और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल, मुझे पता है कि अभी नॉर्सेट है, आप सब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी टाइम की वैल्यू है, बट इसमें करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा. अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के प्लीज़ 1 मिनट दीजिए और पोल पे जाके वहाँ पर वोट करिए. और अगर आपको वोटिंग में वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में हमारा नहीं होगा, तो यू कैन कमेंट. और अगर आप कोई एडवाइस भी करना चाहते हैं कि आपको किस तरह के भी क्वेश्चंस चाहिए, किस तरीके की सीरीज़ चाहिए, इमेज बेस्ड ज़्यादा होना चाहिए या फिर क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्री के बेस पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम प्री एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ गो एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू वांट टू डू द पोल, you can just vote the poll. Thank you.